नमस्ते, मैं चंद्रभूषण। आज मैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने जा रहा हूं और उस टॉपिक का नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड। हम सब जानते हैं कि भारत में ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है, ये पिछले 5 साल से जो है ये बहुत ही विवादित मुद्दा था। और इसके विवाद के पीछे जो सबसे मेन कारण ये था कि जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं वो हमेशा ये कह रहे थे कि इसके कारण जो है लेवल प्लेइंग फील्ड हमेशा घट गया है और भाजपा को जो है बहुत सारा धन मिल गया है और जो दूसरे अपोजिशन पार्टीज हैं उसको धन नहीं मिल पा रहा। उसके अलावा इसमें एक और बात है कि अपोजिशन पार्टी ये हमेशा कहा करती थी कि चूंकि जितने भी जो फॉर्म है जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदने के लिए जो खरीदा जाता है वो सब एसबीआई को पता होता है। तो विपक्षी पार्टी का ये कहना था कि कोई भी व्यापारी जो है ना वो विपक्षी पार्टी को भी, जैसे कि कांग्रेस हो गया या आरजेडी, इन लोगों को पैसा देने से डरता भी था क्योंकि कहीं सरकार ये पता ना कर ले कि उनको ये फंडिंग किसने किया है और उसके बाद उनके ऊपर इनकम टैक्स का रेड, ईडी का रेड और उनको कई सारे और दूसरे समस्याओं में कहीं उलझा ना दे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट आया ये बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली जो अगर हम बात करें इलेक्टोरल बॉन्ड का तो ये साल 2017 में आया, बजट के साथ ही आया फाइनेंस बिल के रूप में और ये नोटिफाई हुआ 2 जनवरी 2018 को। उस समय के जो वित्त मंत्री थे वो अरुण जेटली थे और जब ये बिल आया जो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में जो फाइनेंस बिल आया, उसी टाइम जो भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोनों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराया था। दोनों का ये कहना था कि इससे जो है इलेक्शन का जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो खत्म हो जाएगा और जो रूलिंग पार्टी है उसी को सारा फायदा होगा। उसके अलावा भी उन्होंने एक बात कही थी कि इसमें कौन व्यापारी किसको पैसा दे रहा है, कौन व्यापारी किस पार्टी को चंदा दे रहा है, ये बात किसी को पता ही नहीं चलेगा। इससे ज्यादा देश के साथ धोखाधड़ी का क्या बात हो सकता है। हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, आरटी एक्ट जो 2005 में, उसके अनुसार हमको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कौन आदमी किस पार्टी को क्या पैसा दे रहा है, कौन व्यापारी पैसा दे रहा है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें क्विड प्रो को, मतलब अगर हम आपको पैसा देते हैं तो इसके बदले हमको ढेर सारा कॉन्ट्रैक्ट्स दे दीजिए ताकि हम बहुत सारा मुनाफा कमाएं, इससे होने का बहुत ज्यादा चांस था। साल 2017 से पहले जो ये रूल था ये था कि जो भी आदमी 20,000 से ज्यादा पैसा देता था उसको हर पार्टी को ये बताना पड़ता था कि ये पैसा किसने किया। 20,000 से कम में ये चीज नोटिफाई नहीं करना पड़ता था। लेकिन जब से ये इलेक्टोरल बॉन्ड आया है उसके बाद ये हो गया कि आप कैश 2,000 से ज्यादा दे ही नहीं सकते हैं, न उसके बाद आपको देना है तो आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में देना है। और इस तरीके से जो है मतलब कि बहुत सारा जो अनअकाउंटेड मनी है वो सामने वाले कंपनी के पास चली गई, एक और भी सामने वाले पार्टी के पास चली गई। एक और भी इसमें रूल था, पहले ये रूल था कि अगर कोई कंपनी मुनाफे में है तो वो अपने मुनाफे का जो, अगर वो लगातार 3 साल मुनाफे में है तो अपने मुनाफे का मैक्सिमम 7.5% वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को दान में दे सकती है चंदा के रूप में। इसमें ये भी क्लॉज हटा दिया गया और इसका सिंपल मतलब था कि आपका कंपनी चाहे मुनाफे में हो चाहे नुकसान में हो, आपको पैसा देना है तो देना है। कितना देना है ये भी लिमिट नहीं है। आप 100 करोड़ दे सकते हैं, 200 करोड़ दे सकते हैं, 500 करोड़ दे सकते हैं, 1,000 करोड़ दे सकते हैं। जब ये फाइनेंस बिल आया और उसके बाद से अगर हम आज तक का टोटल देखें, अगर इसके 6 साल का इतिहास देखें तो आप देख के भी समझ जाएंगे कि वाकई इसने जो है चुनाव को दूसरे जो अपोजिशन पार्टी उनके लिए कितना कठिन बना दिया है। आज तक जितना भी इलेक्टोरल बॉन्ड आया है उसका लगभग 66% सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को गया है। बीजेपी के पास जो कुल इलेक्टोरल बॉन्ड है वो है 6564 करोड़, 6564 करोड़ का। आप सिर्फ और सिर्फ 2022-23 का उठा के देख लीजिए, इसमें लगभग 611 करोड़ बीजेपी को आया है, 611 करोड़। और जो कांग्रेस और दूसरी अन्य पार्टी है उनको मात्र 70 करोड़ है, 8 गुना से भी ज्यादा। तो कहने का मतलब कि बार बार ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि जितने भी जो ये बड़े व्यापारी हैं जो कि मोनोपोलिस्ट टेंडेंसी के हैं और जो चाहते हैं कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उन्हीं को मिल जाए, जैसे कि गौतम अडानी या चाहे जो डिजिटल फील्ड में काम कर रहे हैं मुकेश अंबानी और भी जो जितने लोग हैं, वो लोग हेवी पैसा दे रहे हैं और उसके बदले उनको हर तरह का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। यही बात राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में भी उठाया था और ये बात उनकी इस बात को जो एक्सपंज करवा दिया गया था जब उन्होंने वो एरोप्लेन का फोटो दिखाया था। तो कहने का ये मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत ही ऐतिहासिक है और वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग ने ये बात भी कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कू है, माने एक रक्तहीन क्रांति सुप्रीम कोर्ट ने किया है। 5-0 से ये जो है मीन्स ये फैसला आया है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो जब राम मंदिर की जब बात आई तो वहां पे उन्होंने खुल के कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक महान काम किया। मुझे उम्मीद है कि इस पे भी जो है वो कुछ सुप्रीम कोर्ट की बहुत तारीफ करेंगे, क्योंकि कुछ लोग का तो ये भी कहना है कि बीजेपी के पास जितना पैसा आना था उतना पैसा आ गया ताकि उनको 2024 के इलेक्शन में उनके पास बहुत पैसा है चुनाव लड़ने के लिए। वरिष्ठ जो वकील है कपिल सिब्बल, उनका ये कहना है
कि ये पैसा एक्चुअली इलेक्शन में यूज ही नहीं होता था, क्योंकि इलेक्शन में जो यूज होता है वो लगभग 95 लाख होता है एक एमपी के चुनाव के लिए, और उसका खर्चा आपको रोज का देना पड़ता है कि एमपी ने कहाँ पैसा खर्च किया, भीड़ जुटाने में, टेंट लगाने में, और भी कहीं कहीं जो पैसा यूज होते हैं। लेकिन उनका कहना था कि ये जो इतना सारा जो ये 6,500 करोड़ जो है, इसका यूज बेसिकली होता क्या है, सरकार गिराने में, महाराष्ट्र के विधायक को 50 करोड़ रुपया देने में, वहां पे सब तरह का पैसा का यूज है, हेलीकॉप्टर से विधायक को एक जगह से दूसरी जगह चलाने में। मतलब ये आप सिंपल सा बात कहिए कि ये जो बॉन्ड है ये लोकतंत्र के साथ एक घोर मजाक है, और इससे तो क्या होगा कि एक पार्टी के पास पूरा पैसा हो जाएगा और दूसरा पार्टी कैश क्रंच के कारण जो है लड़ ही नहीं पाएगी। हम लोग सब अपने जीवन में देखते हैं कि अगर किसी को भी 5,000 रुपए का जरूरत हो तो आपको 10 लोगों को फोन करना पड़ेगा 5,000 के लिए, और अगर आपको 10,000 रुपए की जरूरत हो तब तो आप खुद ही देख लीजिए। वैसे दौर में कोई क्यों कोई व्यापारी किसी को 100 करोड़ दे रहा है, किसी को 200 करोड़ दे रहा है, किसी को 500 करोड़ दे रहा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को 1,000 करोड़ दे रहा है। ये बेहद ही जानने वाली बात थी, और आप हैरान हो जाएंगे ये चीज जान के कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात कहा कि भारत के लोगों को ये जानने का ही हक नहीं है कि सरकार को कौन पैसा दे रहा है। ये बिल्कुल हक है, ये दुनिया के हर देश में होता है। सबको पता होता है कि डेमोक्रेट्स को कौन चंदा दे रहा है, रिपब्लिकन पार्टी को कौन चंदा दे रहा है, अमेरिका में, ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी को कौन चंदा दे रहा है, लेबर पार्टी को कौन चंदा दे रहा है। जब दुनिया के हर डेमोक्रेटिक कंट्री को भी पता है, तो भारत में क्यों नहीं पता होगा कि कौन व्यापारी जो है अपने सारे प्रोजेक्ट्स लेने के लिए इनको चंदा दे रहा है। हम जानते हैं गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का अगर आप देखें तो दोनों मिला के 13 सेक्टर्स में है, और इसलिए पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा था कि ये नए वेरिएंट है, ए वेरिएंट, अंबानी अडानी वेरिएंट, 13 प्रीमियम सेक्टर्स में है। आप समझ सकते हैं 13 सेक्टर्स में होना, ये पूरे दुनिया में कहीं भी मोनोपोलिस्ट टेंडेंसी का ये सबसे बड़ा केस है कि किसी दो व्यापारी के हाथ में इतने बड़े सेक्टर्स की चीज है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट है ये बहुत ही ज्यादा एक सुकून देने वाला जजमेंट है। और श्रवण गर्ग ने कहा भी है कि बहुत सारे जज जो होते हैं उनको रिटायरमेंट के बाद कोई अच्छा पोस्ट चाहिए होता है, इन लोगों के साथ रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, ये सब चीज बहुत मैंने सोच के ही उन्होंने ये जजमेंट दिया है कि उनको भी सरकार का ये गुस्सा झेलना पड़ेगा, क्योंकि कई लोगों को इसका गुस्सा झेलना पड़ा है। फिर भी इस तरह का जो पैसा है जो, और इसमें एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई एनजीओ जैसे कि ऑक्सफॉर्म या कुछ भी, वो अगर भारत में ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता है, या भारत में इनइक्वालिटी के बारे में बात करता है, या पॉवर्टी के बारे में बात करता है, वैसा कोई भी चीज बात करता है जो अगर सरकार को पसंद ना आए तो सरकार उसका टोटल फंडिंग रोक देती है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का बहाना बनाकर उसका टोटल फंडिंग रोक देती है। मैं मानता हूं कि इसमें कुछ कंपनी जो है जो सही में गलत कर रहे थे, कुछ एनजीओ, उसका तो ये है मीन्स उस पर तो कट आउट करना ही चाहिए, उस पर तो लगाम लगाना ही चाहिए। लेकिन ये देखा गया पिछले 10 साल में कि कोई भी एनजीओ जो कि ऐसा कुछ इस तरह का डेटा ला रहा है कि भारत में कुछ गड़बड़ी है, सरकार उस पर जो है फेरा एक्ट का जो है बहाना बना के उसके टोटल फंडिंग को क्रश कर देती है कि नहीं फॉरेन फंडिंग हो रहा है। और जो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम था उसमें यह था कि कोई भी विदेशी कंपनी है, मान लीजिए कोका कोला, उसका सब्सिडियरी इंडिया में है, भारत सरकार उससे पैसा ले सकती है। इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और इलेक्शन कमीशन ने इस पर आपत्ति जताई थी। और तब जो है हसमुख अधिया ने कहा था कि रिजर्व बैंक ने ठीक से पढ़ाई नहीं है, और बाद में जब उन पर बहुत प्रेशर पड़ा तो हसमुख अधिया बोले कि रिजर्व बैंक ने बाद में ये सुझाव दिया है, अब तो जो है वो बिल पेश हो चुका है, हम उस पर आगे बढ़ चुका है। तो एक बेहद ही सराहनीय कदम है। अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 31 मार्च 2024 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है ये पब्लिश करना है कि किस व्यापारी ने बीजेपी को कितना पैसा दिया, किस व्यापारी ने कांग्रेस को कितना पैसा दिया, और इसी से देश के सामने ये पता लग जाएगा कि व्यापारियों के साथ पॉलिटिकल पार्टी का क्या साठगांठ है और किसने कितने मात्रा में पैसा दिया है। ये एक बहुत ही जरूरी कदम था, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जितनी तारीफ की जाए वो कम है। धन्यवाद।